इस बात से हम सब सहमत होंगे कि ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये सच भी है और यही चैलेंजेस हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं, क्योंकि हम अपनी नॉलेज और मेहनत से इन चैलेंजेस को पार कर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन ज़रूरी है, लेकिन सफलता के इस दौड़ में हम अपने हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम हाल में देखें, हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ होने का खतरा है, जो कि आगे चलकर कई अन्य बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अगर सही समय पर इन बीमारियों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा ना हुआ तो इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क, हमारे आँखों की रोशनी, हमारे हृदय पर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सही समय पर इनका इलाज करवा लिया गया तो हम इससे बच सकते हैं। इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं विशेषज्ञों से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ईशा आज कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो पर आपकी एंकर हूँ। आज हमें डायबिटीज़ और उससे होने वाले दुष्परिणाम से बचाव और उसके उपचार के बारे में सही एवं सटीक जानकारी देने के लिए देश और दुनिया के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋषि शुक्ला हमारे साथ हैं। डॉक्टर ऋषि, कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। डॉक्टर ऋषि, ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम रेगुलरली वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, तो हम सिर्फ डायबिटीज़ से ही नहीं, कई अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी अपने परिजनों के साथ व्यतीत कर सकते हैं। क्या ये सच है? 100% सच है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से जो हम देख रहे हैं, सारी चीज़ें, चाहे हमारा वज़न हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, हमारी यंग लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ प्रॉब्लम हो, हमारी यंग एडोलेसेंट बच्चों में वेट गेन की प्रॉब्लम हो, ये सब की सब डायबिटीज़ की जड़ है और इससे जुड़ी हुई है। और आइए सर, चलते चलते इस विषय पर थोड़ी बातचीत हो जाए। लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें तो इसकी अगर शुरुआत जो होती है ना, वो तब से हो जाती है जब हम सारे लोग अपने माता पिता के गर्भ में होते हैं, यानी कि पेट में होते हैं। और उस समय देखा गया है कि जिन बच्चों का वेट बहुत कम होता है जी, या बहुत अधिक होता है, सो उनको भी भविष्य में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मेटाबॉलिक इलनेसेस होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो पहला काम है कि हमारे यंग लोगों का ख्याल रखना। जो यंग लोग, हमारी बेटियां हैं, उनकी प्रेगनेंसी जो होती है उसमें खान पान उनका सही रखना, खूब सारे न्यूट्रिशन जाए, लेकिन इतना न जाए कि ओवरवेट हो जाए, तो हमारे स्वस्थ बच्चे होंगे और वहीं से हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और हमारे समाज की आधारशिला बननी चालू होती है। मेरा मानना है कि अगर वहाँ से शुरुआत करें और फिर जब बच्चे आते हैं हमारी दुनिया में, हम सब खुश होते हैं, बच्चों को पैम्पर करते हैं, लेकिन पैम्पर करने के तरीके हमको बदलने होंगे। खाने द्वारा पैम्पर आप लोग कम कीजिए। प्यार का इजहार बहुत तरह से किया जा सकता है। बच्चे के साथ घूमिए, फिरिए, मुस्कराइए, ये क्या कम शुक्र, और उसको कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए जो आपको भी अच्छा लगे और उसको अच्छा लगे। तो हमारी शुरुआत और हमारे समाज की शुरुआत यहाँ से होती है। डॉक्टर ऋषि, जिंदगी के सफर की बात हो ही रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। कहते हैं कि बीज जो है बचपन में ही पड़ जाते हैं। जी, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हमारे डॉक्टर बनने में, मेरे पिताजी हमको नहीं चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे चाचा जी थे, वाज ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो उनको देख के मेरे को बड़ा फैसिनेशन होता रहता था कि यार डॉक्टर में मतलब अच्छा है। आप अच्छा, उस जमाने के डॉक्टर्स बड़े फेमस भी हुआ करते थे, बड़ा मान भी होता था, तो मुझे लगता था यार यही बनना चाहिए। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे डॉक्टर बने, तो शायद वहीं से बीज पड़ गया और वो परिवर्तित हुआ एक हमारे डॉक्टर बनने में। जी सर। रही एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बनने की बात, तो
जब बच्चे करते हैं ग्रेजुएशन यानी कि एमबीबीएस, उसके बाद फिर मास्टर्स, तो मेडिसिन मेरे को अच्छा लगता था। कुछ हमारे प्रोफेसर्स थे, तो मेरी माँ कहती थी कि मुझे जैसा बन जाना। मेरे टीचर हुआ करते थे डॉक्टर आर एन द्विवेदी यहाँ पर। तो देन आई ऑप्टेड फॉर मेडिसिन, और मेडिसिन जब बना तो मेडिसिन ख़त्म होते होते मेरे को लगा मुझको कुछ सुपर स्पेशलाइज करना चाहिए। और डायबिटीज़ मेरे को टच करता था, और ये बात है आज से 32-33 साल पुरानी, 1990 89 की बात अगर आप देखें तब की बातें हैं। अच्छा सर। सर मैं जानना चाहती हूँ कि एंडोक्राइनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन का क्या कारण है, साथ ही साथ ये भी बताएं कि मरीजों की सेवा में अब तक का आपका सफर कैसा रहा। हमने जब एमडी मेडिसिन किया तो डायबिटोलॉजी हमको बड़ी फैसिनेट करने लगी। जी। और दुर्भाग्य से वो ऐसा समय था, आज से 35 साल 34 साल 89-90 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पर डायबिटोलॉजी ना हम लोगों को ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, ना हमने ज़्यादा पढ़ी, लेकिन समहाउ फैसिनेशन बढ़ने लगा। और तब हमने पता किया कि देश में डायबिटोलॉजी कहाँ पढ़ी जा सकती है, और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग डायबिटोलॉजी की एज सच उपलब्ध नहीं थी हमारे देश में। फिर हमने कहा क्या किया जाए, डायबिटोलॉजी कैसे पढ़ सकते हैं। फिर पता चला कि एंडोक्रिनोलॉजी अगर आप करोगे तो इसमें डायबिटोलॉजी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि डायबिटीज़ भी जैसे कि तमाम हार्मोन के डिसऑर्डर हैं इनमें से होते। तो वहाँ से मेरी एंडोक्रिनोलॉजी की बात चालू हुई, पहले डायबिटीज़ फिर एंडोक्रिनोलॉजी। और फिर हमने पीजीआई चंडीगढ़ का इम्तहान दिया, वहाँ पर पास हुई, और वहाँ से हमने सुपर स्पेशलिटी एंडोक्रिनोलॉजी से किया। उस वक्त की बात है जब हमारे ख्याल से पूरे देश में 100-150 से ज़्यादा लोग नहीं, तो तब से हम लोगों को लगभग 30 साल हो गए हैं। और डायबिटीज़ में काम करने की बात, मरीजों की बात, मेरे को लगता है कि ये मरीजों के लिए भी है और हमारे लिए भी है। और जो मैं कर पाया कि पिछले 30 वर्ष से लगभग लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मरीज डायबिटीज़ को लेकर जागरूक हों। जो प्रयास आज आप कर रहे हैं हम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। एक हम रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं पिछले 29 साल से, महीने के हर चौथे सोमवार चौथे संडे को करते हैं, अनइंटरप्टेड, कोविड में भी चलता रहा। ओके ये सर। काफ़ी बड़ा योगदान है। हम लोगों ने टाइप 2 डायबिटीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन प्रोग्राम भी तैयार किया है, जो पब्लिश होकर के आ गया है। जो भी लोग चाहें, हमारे पेशेंट्स लोग, पैरामेडिकल लोग, डॉक्टर्स लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से एक सतत जर्नी रही डायबिटीज़ की सेवा की। मेरी शुभकामनाएं हैं सर कि आपकी ये जो सफलता है, आपका जो ये प्रयास है, वो कहीं ना कहीं सफलता तक पहुंचे। सर जैसा कि हमारे शो का टैगलाइन है, व्हेन वी मेट फॉर गुड हेल्थ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में आप अच्छे जीवन शैली के लिए या आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनाते हैं। बड़े क्विकली मैं 2 बातें बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ, और फिर आप सबको क्यों और किस लिए करना चाहिए। हमारा लगभग बिज़ी है, हम 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं। हमारा सवा घंटे का लगभग फिक्स है। आधे घंटे मैं साइक्लिंग करता हूँ, अरे वाह। आधे घंटे हमारा वॉक है, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज है, ये जी फिक्स है। जी। और सैटरडेज वीकेंड्स पे हम शायद साइक्लिंग वगैरह और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मेडिटेशन भी मैं करता हूँ, तो ये है। अच्छा, आपने जो शब्द किया बिजी, तो बिजी जैसा कोई शब्द है नहीं, क्योंकि आप चाहें जो हो, आप कुछ भी हो यहाँ पर। आप चाहे बहुत बड़े अफसर हो, बहुत बड़े नेता हो, बहुत बिजी प्रोफेशनल हो, लेकिन करते तो शरीर से ही हैं। बिल्कुल। चाहे जो हैं आप लोग, तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो फिर आपका शरीर नहीं काम देगा। और जो कुछ भी आप जीवन में अच्छे काम करते हैं वो सब शरीर से ही करते हैं ना। तो इसलिए हमारे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं कि मैं इतना बिजी होके करता हूँ। सबको करना पड़ेगा, तो अगर करना ही है कोई चीज़ तो खुशी खुशी करें। एक मैं छोटा सा शादी का एग्जाम्पल देता हूँ। जब भाई शादी किसी की हो जाती है तो थोड़े दिन बाद दोनों लोग, अरे यार इससे तो अच्छा नहीं करते शादी। तो हम कहते हैं भाई जब कर ही लिए तो खुशी खुशी रहो। जब आप शरीर से ही सब कर रहे हो ना, तो शरीर जी का जी। ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तो मर मर के एक्सरसाइज और व्यायाम क्यों कर रहे हो, आप खुशी खुशी करो और आनंद हो जीवन का। हमारे ख्याल से जीवन यही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जीवन आनंदमय रहे ये बहुत ज़रूरी है, और आनंदमय रखने के लिए जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को समय देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ऋषि, आप लगभग 3 दशकों से डायबिटीज़ के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारत में, पूरे भारत में डायबिटीज़ पर डाइट का, बिलीफ का और लाइफ़स्टाइल का कोई कल्चरल इम्पैक्ट है? बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हमारी देश की जड़ से जुड़ा हुआ सवाल है। और पिछले 30-40 वर्षों में जो हमारे खाने पीने के तरीके हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं।
एक बड़ी अच्छी बात हुई इस देश में कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, हम देश की तीसरी आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से हमारा खाना पीना छूट रहा है, बदल रहा है। और जितने भी मॉडर्न खाने हैं इसमें देखा गया है कि सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं, चाहे आप पिज़्ज़ा ले लो, पैटीज ले लो, बर्गर ले लो। तो दूसरी एक गड़बड़ बात ये हो रही है कि जो भी हम खाते हैं बिना सोचे विचारे खाते हैं। पहले हमारा जो खाना होता था मोटा खाना होता था, तो हम लोग बहुत अधिक खा ही नहीं पाते थे। अब एक छोटा सा सवाल है, बताइए अब आप कितना सत्तू खा सकती हैं, कितना सत्तू खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते हैं ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से कि ये मोटे खाने हमारे खत्म हो गए, नए खाने चालू हो गए। और इनके साथ एक बुरी बात क्या है नए खानों के साथ, कि जितना खाओ उतना कम लगता है, तो हम लोग तृप्त आसानी से नहीं होते हैं। तो एक बड़ा कल्चरल चेंज हुआ है, जो कि अच्छा है बुरा ये तो अलग है, लेकिन डेवलपमेंट की जो कीमत है वो हम लोग दे रहे हैं। एक बड़ा छोटा सा परिवर्तन पूरे देश में हुआ है, जो मेरे को बड़ा चिंताजनक लगता है। हमारे देश में पहले साइकिल रिक्शा हुआ करते थे। अच्छा हुआ कि जो बेचारे लोग ढोते थे लोगों को, वो अब मैकेनिकल रिक्शा पर आ गए, सब इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा पर आ गए। लेकिन मेरे को ऐसा लगने लगा है कि ये जितने लोग हैं 10 साल बाद इनमें भी डायबिटीज बढ़ जाएगी। और जो जी सोच है हमारी खाने को लेकर के, सोच ये है कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं, हमें तो कुछ कहीं हो ही नहीं सकता। और इस सोच के तहत हम अपना खाते पीते रहते हैं। भाई खाना कब खाएं? जब हमको भूख लगे। खाना कितना खाएं? जितना हमको अच्छा लगे। तो अब वो समय आ गया, हमारा देश विकासशील से विकसित की कतार में खड़े होने की राह पर है। और हमें लगता है अब जो भी हम खाएं हम सोच करके खाएं। एक छोटा सा लाइन हम कहते हैं कि होश में खाएं। एक बड़ी बुद्धिस्ट परंपरा है कि सब काम आप होश में कीजिए। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो होश में कर रहे हैं, तो हम सारे लोगों से ये कहेंगे आप जो कुछ भी खाएं एक सवाल अपने से पूछिए कि क्या आपके लिए उचित है या अनुचित, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। हमारे ख्याल से दो छोटे छोटे सवाल अगर आप पूछ लें कि जो भी हम लोग भोजन करें वो उचित है अनुचित, हमारे ख्याल से जवाब मिल जाएगा। क्योंकि विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन विकास के साथ विकास का सुख लेने लायक तो हम सब लोग बने थे। क्योंकि अगर ऐसा ही हो जाएगा तो यंग लोगों को हम डायबिटीज देखने लगे हैं, यंग लोगों में हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर देखने लगे हैं, हमारी यंग लेडीज को इनफर्टिलिटी होने लगी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम जो है, मेरे को लगता है अगर हम होश में करें और सोच करके करें। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आर्थिक रूप से सब संपन्न हो रहे हैं, तो ये पैसा नहीं कि सारा पैसा हमारे पेट में जाए। जी सर। पैसा पेट में ना जाए, पैसा घूमने फिरने में लगाइए, एक्सरसाइज में लगाइए, स्विमिंग में लगाइए, अच्छे ट्रैक पर जाइए, जी हाँ। हिमालय जाइए, दूसरी जगह जाइए, वहां पर धन यूज कीजिए, स्विमिंग में लगाइए, वाटर स्पोर्ट्स कीजिए। सारा पैसा आपके पेट में क्यों जा रहा है? जी मशीन में लगाइए अपना पैसा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो बिलीफ है, वो कहीं न कहीं हमें बहुत अच्छी चीज़ों से जोड़ता है। पहले मिलेट्स खाने का रूल था हमारे कंट्री में, और उसको हम जो ये हमारा मोटा अनाज है ना, उसको हम हमेशा ही किसी न किसी अपने कल्चरल बिलीफ से जोड़ते थे। बहुत सारे ऐसे त्योहार होते थे जिस पर हम मोटा अनाज खाते थे। ऐसा मौसम होता था जब आम की छोटे-छोटे से जब उसके टिकोले होते थे, उसके कोपले होते थे, तो उस टाइम पर सतुआन होता था और सत्तू खाया जाता था, क्या आम की चटनी के क्या साथ। बात, क्या बात। तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं हमारे कल्चर से जो जुड़ी हुई थी, और जिसको हम आज नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, पहले फ़ॉलो किया करते थे, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती थी। डॉक्टर ऋषि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ का कॉमन सिम्पटम क्या है? साथ ही साथ हमें ये भी बताएँ कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में मेडिसिन और लाइफ़स्टाइल की क्या भूमिका है? एक्चुअली ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया, सिम्टम्स। और सिम्टम को वो बात हम हमेशा कहते हैं कि डायबिटीज़ कुछ ऐसी बीमारी हुई है जिसमें 60 से 70% लोगों में कोई सिम्टम होता ही नहीं है। जी। आपका ब्लड शुगर 100 हो कि 400, आपको कई बार पता नहीं चलेगा। तो आप इसका भरोसा मत कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सो मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल है, या हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जी यही तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि, और इसी को लेकर इन्होंने एक नारा भी दिया है कि नापो तो जानो। जब जी। तक नापोगे नहीं, चाहे ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, वेट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, पता ही नहीं चलेगा। तो आप नापो तो जानो। और जी। इसको सार्थक करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी। और लाइफ स्टाइल की रही बात, तो लाइफ स्टाइल और मन अगर आप देखें ना, दोनों चीज़ें मिलकर के ये हमारे पूरे जीवन पर भी चलेंगी। जैसा भोजन वैसा मन, जैसा व्यायाम वैसा मन। तो हमारे ख्याल से हम सबको, जो हमारे
यंग लोग हैं उनके पेरेंट्स को एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की आदत तो डालनी चाहिए। और एक बड़ा क्लियर सा ट्रायल आया था डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, इसके बाद में कुछ हमारे देश की भी ट्रायल हुई हैं, 15-17 साल पुराने हो चुके हैं। तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकल कहा गया है कि जो लोग लाइफ स्टाइल से टिके हैं उनमें मोर देन 50% प्रोटेक्शन देखा गया है। तो अगर जीवन शैली को आप टिक जाते हैं और टिक जाते हैं तो आपकी डायबिटीज़ या तो होगी नहीं, या होगी तो कंट्रोल रहेगी, आपके कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे और आप फिट बने रहिए। और लाइफ स्टाइल पे बड़ा भारी बेनिफिट आपको बताएं, हम लोग इतना सब एडिक्शन, सुख और खेल, इतने सब, किसी को किसी चीज़ में नशा, किसी को किसी चीज़ में नशा, आजकल इतने बार्स खुल गया। लेकिन मेरे को लगता है एक बड़ा नशा आप लोग पाल लो और वो है रेगुलर एक्सरसाइज का। मैं पक्के तौर पे कहता हूँ, क्योंकि मैं साइंटिफिकली भी बात कर रहा हूँ और अपने अनुभव की भी बात कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ अगर आपने 6 महीने कोई एक्सरसाइज कर ली तो आपके दिमाग से इतने पॉजिटिव हार्मोन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन निकलने लगेंगे कि आपको मज़ा आने लगेगा। फिर मतलब वो जो पीने का मज़ा है उससे ज़्यादा मज़ा इससे ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। और एक बार ये मज़ा आने लगेगा तो फिर आप इस नशे को नहीं छोड़ोगे। जब पकड़नी है तो बड़ी चीज़ पकड़ो दोस्तों, मज़ा लो जीवन का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। नशा अगर पकड़ना ही है तो स्वस्थ रहने का नशा करिए, रोज़ व्यायाम करने का नशा करिए। साथ ही साथ सर ने हमें बताया कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन और वैसा ही रहेगा तन। और हमारे डायबिटीज़ के लिए भी सर ने बताया अगर नापोगे तभी तो जानोगे। तो नापिए और जानिए कि हमारा डायबिटीज़ किस हद तक आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर ऋषि, मेरा अगला सवाल है कि मेंटल हेल्थ का डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि मैंने सुना है कि डायबिटीज़ का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। बड़ा अच्छा सवाल है। और एक तो हमारे देश में पुरानी कहावत कही जाती है कि मन ही के आरे हार है और मन ही के जीते जीत। और अगर डायबिटीज़ की बात करें तो ये देखा जाए कि लगभग 50% लोग ऐसे होते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। जी सर। और ये प्रॉब्लम अगर फुल सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो इसका डायबिटीज़ कंट्रोल में फ़र्क पड़ता है। अगर किसी को भी मन की कोई भी व्याधि है तो उसको नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेगा, उसका लोगों से बात करने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा और अंततः रिजल्ट ये होगा तो उसका शुगर नहीं कंट्रोल रहेगा। तो अगर आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम साइकियाट्रिक है तो एक एक्सपर्ट से बात कीजिए। लेकिन आप अपने घर में क्या कर सकते हैं, हम छोटी सी राय देते हैं कि छोटी छोटी बातें जो हमको हर्ट कर जाती हैं, जी सर। जैसे अभी ईशा ने हमको बुरा कह दिया तो फिर थोड़ी देर बाद हम इस इंटरव्यू के बाद ईशा से जाके बात कर लेंगे, भाई तुम्हारी ये बात बुरी लगी। ईशा को लगा बुरी लग गई, ईशा ने सॉरी कहा, मैं खुश हो गया। तो जो छोटी छोटी बातें मन में हैं उसको मन में कोशिश कीजिए कि ना रखिए। क्योंकि हमारे मन के 2 हिस्से होते हैं अगर मन की बात करें साइकोलॉजी। एक होता है कॉन्शियस माइंड कि हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन का ड्राइवर होता है। और ड्राइवर इसलिए होता है कि जो भी हम सीखते हैं, जैसे आपने एंकरिंग सीखी या किसी ने ड्राइविंग सीखी, तो वो आप रोज रोज थोड़ी सीखोगे, आपके मन में आ गया। या मैंने मेडिसिन सीखी तो हमारे अंदर आ गया, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रखा रहता है। जब आवश्यकता होती है तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और बीच बीच में फुदकती रहती हैं। तो उन छोटी छोटी बातों को फुदकने शुरू किए। अगर आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया है, आपकी वाइफ ने कुछ बोल दिया है, आपके बेटे बेटी ने कुछ बोल दिया है, भाई बहन ने कुछ बोल दिया है, तो हो सके तो किसी न किसी से शेयर करिए। एक शेयर करने वाला दोस्त आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसको बनाइए, ये बातें शेयर कीजिए। और मेरा मानना है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। कम से कम 50% साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जो ये मान के चलिए कि 50% हम बोल रहे हैं साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं साइकेट्रिक, उसको आप 25 या 20 पर तो करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। शेयरिंग और केयरिंग अपनों का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये बात बिल्कुल सटीक है और हमें अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए इस बात को। क्योंकि अगर मन हार गया तो शरीर भी हार जाता है, हमारा मस्तिष्क भी हार जाता है और उसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो ये कम आय वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर डायबिटिक मैनेजमेंट की जो बाधाएं हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब, एक बड़ी अच्छी बात है, हम लोग सुबह की चाय का मज़ा ले रहे हैं और इस शो की जो टैगलाइन है जब वी मेट फॉर गुड हेल्थ, तो आप सब लोग सुबह की चाय ज़रूर पिया कीजिए। इतना मज़ा देती है कि मैं चाय लवर हूँ, मेरे पास इतने वैरायटी की चाय है कि बिना चाय के सुख नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं चाय नहीं पीता, तो मैं बड़ी मायूसी से उनको देखता हूँ कि यार इनका जीवन आधा रह गया है। क्या बात है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए।
और नो इनकम वाली जब बात है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मेरे को लगता है नो इनकम से ज़्यादा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हम साधुवाद देंगे इस कार्यक्रम का भी, कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। वो कहते हैं साहब मेरे पास इतने साधन नहीं है, मैं दवा नहीं खरीद सकता हूँ, मैं जांच नहीं पे करा सकता हूँ। हम एक बड़ी मोटी सी बात करते हैं कि महीने में 2 बार ब्लड शुगर 10-10 रुपए की अगर आप पत्ती से कर लेंगे 50 रुपये होंगे। इससे ज़्यादा तो आप पी जाते होंगे, इससे ज़्यादा तो आप गुटखा खा जाते होंगे, इससे ज़्यादा में तो आप लड़ाते होंगे जा करके। एक छोटा सा काम है। और दूसरा का साहब दवाएँ बड़ी महंगी हैं। आजकल हमारी प्रधानमंत्री योजना में, प्रधानमंत्री इसमें जाएगी, कुछ अच्छी कंपनियां सस्ती दवाएं भी बनाती हैं, उनकी ले सकते हैं, वो लीजिए। और कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो एक नारा हमने दिया है कि हमें छोड़ दो, दवा न छोड़ो। होता क्या है कि साहब दवा गर्म कर रही है, हम नहीं खा सकते हैं। आपने जहाँ दवा छोड़ी तहाँ समस्या बुलाई। और एक बड़ी छोटी सी, या बल्कि कहेंगे बड़ी भारी भ्रांति है कि एलोपैथिक दवाएं नुकसान करती हैं। जी सर, ऐसा मैंने भी सुना है। सब कोई कहता है, सब कोई कहता है कि एलोपैथिक दवाएं, और ये बात होती है एक 20 साल के युवक आप जैसे लोगों से चालू होकर के 80 साल के बाबूजी, और हर वर्ग के लोग हमसे कहते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी उसमें से बोल देते हैं। बाकी जितने प्रोफेशनल्स हैं, जितने एडमिनिस्ट्रेशंस में हैं, पॉलिटिक्स, दवा कम से कम लिखना। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी एलोपैथिक दवाएं हैं उससे आपकी लिवर, किडनी, हार्ट, हमारे इस प्रोग्राम का थीम ही है कार्डियो रीनल मेटाबॉलिक, हमारी किडनी, लिवर, हार्ट अच्छे ही होते हैं। ये पक्का मान के चलो आप। अच्छा तो सर। सुबह का मजा लीजिए। अगर लो इकोनॉमी है कोई बात नहीं, दवा तो आप खा सकते हैं, लेकिन लो इकोनॉमी में एक बात और देखनी पड़ेगी, जिसके पास धन ज़्यादा है उसके शरीर के देखभाल के लिए लोग भी है और पैसा भी है। जिसके पास धन थोड़ा सा कम है तो उसके पास केवल एक ही चीज़, उसका शरीर। तो शरीर का अगर आपको ख्याल रखना है तो दवा, अगर आप दवा नहीं लेंगे तो क्या होगा, शुगर बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब थोड़े दिनों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, महीने 2 महीने, साल 2 साल, इसके बाद आप गिरने लगेंगे। तो क्यों प्रॉब्लम बुलाते हैं? दवा खाओ और खुश रहो। फिर से मैं अपने नारे को दोहराता हूँ, आप हमें छोड़ दीजिए, डॉक्टर को छोड़ दीजिए, दवा ना छोड़िए, क्योंकि दवा ही जीवन है और इससे आपके ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, क्योंकि मैं भी ऐसा ही जानती थी कि एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन आज सर ने हमें बताया कि ये दवाएं हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और बिल्कुल सेफ हैं। इसमें एक छोटी सी बात हम ऐड करेंगे। जैसे आपने दवा खाई, हल्का सा डायरिया हो गया, अब आपने तुरंत मान लिया कि लिवर नुकसान कर गया। अच्छा, मानने में तो कुछ भी है, हम आपको मानने आप दुष्ट हो, जी सर। या आप हमको मानने, तो मानने का तो कोई जवाब नहीं है ना। उसको यथार्थ पे, साइंटिफिक फैक्ट्स पे जाकर के बात कीजिए ना, बिल्कुल, विज्ञान की बात बिल्कुल। कर रहे हैं। तो फैक्ट ये है कि कुछ दवाओं के जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपने डॉक्टर से बात की है, दवा वो कम ज़्यादा कर देंगे, सेट हो जाएंगी। एक बार आप सेट हो जाइए तो खाते रहिए और नाप के देखते रहिए। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, और नापने में अगर गड़बड़ आ रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, फिर अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। जी। इतने अस्पताल हैं, इतनी सरकारी जगहें हैं, आप आलसी हो गए ये मानिए, और जिस दिन आप मानेंगे आप आलसी हो गए, उस दिन आप अपने इस आलस से उबर जाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर से फैक्ट ज़रूर डिस्कस करें, अपने मन से भ्रांतियाँ ना पालें। सर, आपने अभी लो इनकम, हाई इनकम और आलस की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है मोटापा। आजकल लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस मोटापे का कारण क्या है और इस मोटापे से और कौन कौन सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं? हमारे ख्याल से मोटापे का मेन वजह जो अब तक हम समझ पाए, तमाम वजह हम देखते हैं कि हम लोग इनएक्टिव हो गए हैं, मोबाइल यूज़र ज़्यादा हो गए। हमारा सबसे बड़ी वजह जो समझ में आ रही है कि हम सब में जागरूकता का अभाव। आप ये सोचो कि क्यों आ रहा है? जिसके पास धन कम है उनको कई बार ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी खाएं, हम सब हजम कर लेंगे। अच्छा, वो बात ख़त्म हो गई। हमारे हॉस्पिटल में जो हमारे साथ मेरा अटेंडेंट है, पिछले 25 साल में उसका वजन 10 किलो बढ़ा और मेरा 5-7 किलो कम हो गया। जी जी। फिर हमने उसको समझाया कि इसके बाद से समझ में आ गई इसके बाद। तो हमारे ख्याल से आप सब लोग समझिए कि जो भी आप खाना खा रहे हैं क्या आपके लिए उचित है। अब आप सवाल पूछेंगे कि मैं क्या खाऊं? अब खाने में मोटा मोटा ये होता है कि सब कुछ खाओ, लेकिन डर के खाओ और ये होश में खाओ कि जो आप खा रहे हो कि आपके लिए उचित है कि नहीं। और जहाँ तो हो सके अपने पुराने प्रचलन पर चले आइए। आजकल कुछ एक हमने देखा कि सत्तू के ड्रिंक्स आने लगे हैं। जी। हम लोग चने ज़्यादा खाने लगे। तो जो पहले चना चबेना खाया करते थे ना, गुड़ चना, याद करो आप? पता हाँ नहीं आपके बिल्कुल। पास था? हाँ नहीं सर, मैंने याद है वो खाया है गुड़ चना। पीछे लौट जाए, पीछे का खाना पकड़ लें। और मॉडर्न खाने के बारे में पहले भी बोल चुके हैं कि मॉडर्न खाने के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है
कि जितना खाओ हमको कम पड़ता, हम तृप्त नहीं हो पाते हैं, और जहाँ बिल्कुल। तृप्त नहीं होता बढ़ गया। दूसरा है कि जो जॉब्स हो गए हैं, ज़्यादातर जॉब सिटिंग वाले हो गए हैं, ज़्यादातर जॉब सबके। इवन हमारे जो खेत गांव में किसान लोग हैं, वो कहते हैं साहब उनका मन से पिछले 100 साल से साहब मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अब वो क्या करते हैं, अब उनका जो साइकिल है वो मोटरसाइकिल में बदल गई, चारा काटने वाली मशीन मैकेनिकल मशीन में बदल गई, जो हल थे वो ट्रैक्टर में बदल गए, जो कटाई थी कटाई की ऑटोमेटिक मशीन में बदल गई। और वो फिर भी उनकी सोच यही है कि साहब मेरे को तो बहुत काम पड़ता है, हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। अब वो सारा श्रम उनका आधा हो गया। ऐसे ही हमारी गृहिणियों पर जाइए, जो सुबह से शाम तक हमारी माताएं बहनें बेटियां काम करती हैं, तो उनको लगता है अच्छा जो लेडीज सुबह से काम कर रही है, ब्रेकफास्ट के लिए घुस गई, फिर लंच के लिए घुस गई, फिर डिनर के लिए घुस गई, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार हम बहुत काम करते हैं। सच में भी करती है, हम भी 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल। खाने का परहेज ना करें तो कुर्सी में ना सेट हो पाए। तो वो ये कि अब जो काम हमारे हो गए मैकेनिकल हो गए हैं सारे। हमने पूछा अपनी माताओं बहनों से कि आप जो है खाने का क्या करती हैं, क्या पहले आप पीसती हैं खाने को, कूटती हैं, ऐसे कुछ करती हैं? तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा वातावरण हो गया है। और सबसे मैं एक बात करूँगा, कोई भी हो, ज़्यादातर सिटिंग जॉब वाले लोग हैं, जो साइकिल वाइकिल चला रहे हैं वो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप सब लोग जो है कम से कम 1 घंटा रोज अपने शरीर को दें। अगर ऐसे देंगे तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, बीमारियों से भी बचेंगे। क्योंकि बीमारियां जो है ना अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है, वो तो आपको देखती हैं। जी हाँ, अगर आप बिल्कुल सही अपने को कहा नहीं सर। देखोगे तो बीमारी आपको देखेगी। ये चॉइस आपकी है, अपने को देखो आप कि बीमारी आपको। बिल्कुल। पहले के जो खाने होते थे उनको खाकर संतुष्टि भी मिलती थी और साथ ही साथ हम स्वस्थ भी रहते थे, हमें मोटापा भी नहीं होता था। और जैसा कि सर ने हमें बताया कि आज जो हमारे किचन में काम होता है उसमें कूटने पीसने का कोई काम नहीं होता, और थोड़ा बहुत जो पीसने का काम होता भी है वो सिलबट्टे का जगह मिक्सर ने ले लिया है। तो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। तो घर की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी ज़रूरत है कि वो सिर्फ किचन का ही काम ना करें, थोड़ा बाहर निकल कर वॉक भी करें, शारीरिक व्यायाम भी करें। सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि जैसा कि भारत में डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से हार्ट डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के भी चांसेस हैं? बड़ा अच्छा और सामयिक सवाल है। पिछले 10 वर्षों में एक नया शब्द हम लोगों ने तैयार किया है। इसको हम लोग कहते हैं सीआरएम सिंड्रोम, कार्डियो मेटाबॉलिक रीनल सिंड्रोम। और इसकी जड़ जो चालू हो जाती है, देर से जो हम लोग बात कर रहे हैं वहीं से चालू हुई है। और जड़ ये कि जो हमारा वजन ज्यादा होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, ये 2 चीजें पैदा करती हैं हमारे डायबिटीज को। यही 2 चीजें पैदा करती हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। और जब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जुड़ जाते हैं तो 2 और चीजें पैदा कर देती है, जिसको हम हार्ट की बीमारी यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहते हैं। और जब ये तीसरी चीज जुड़ जाती है तो एक चौथी चीज जोड़ देती है, जिसको कहते हैं कि हम लोग रीनल, किडनी का प्रॉब्लम। और जब चारों जुड़ जाती हैं तो सब एक दूसरे को बढ़ाती हैं। अच्छा ये सारे दुश्मन जो हैं, जैसे व्यापार होता है ना, नेगेटिव व्यापार, जी सर। तो अब आपका अगर हार्ट गड़बड़ हो गया तो किडनी में गड़बड़ के चांसेस हो जाते हैं, किडनी गड़बड़ हो गई तो हार्ट के गड़बड़ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये दोनों गड़बड़ हो गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपका शुगर भी बढ़ जाता है। तो उसको मैं हमारे ख्याल से 2 चीजें हैं, इसको कई स्तर में बांट दें, क्योंकि जो हमारे सुनने वाले दोस्त लोग हैं वो अलग अलग, कुछ को शुगर नहीं है, कुछ का वेट ज्यादा है, कुछ को शुगर है, कुछ को हल्की सी किडनी प्रॉब्लम है, कुछ को हल्की सी हार्ट प्रॉब्लम है। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका वेट कंट्रोल है, नंबर 1, जो कि जड़ है। नंबर 2, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, हमारे देश के 30% लोगों को ब्लड प्रेशर है। अगर जी सर। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को जोड़ दो तो लगभग 50% तक पहुंच जाता है। अगर किडनी को उसमें जोड़ दे, किडनी और डायबिटीज, पता चले कि 70, 75, 80% लोगों को प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें जो हम लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप जहां पर भी खड़े हैं, जिस स्थिति में, वहीं से अपने को कंट्रोल कीजिए। आप कम से कम हफ्ते में 2 बार ब्लड प्रेशर नाप तो सकते हैं, तो आपका कंट्रोल बना रहेगा। एक बार जी। लिपिड्स करा के 6 महीने में देख लीजिए कंट्रोल है कि नहीं है, तो दवा कंट्रोल रहेगी। कुछ हार्ट वाले लोग डॉक्टर दवाएं देते हैं जिससे आपको सिम्टम में आराम मिल जाता है, हार्ट की डिजीजेस रुक जाती है। ऐसे ही किडनी में। और सौभाग्य से आज हम ऐसे आराम में खड़े हुए हैं जहां हमारे पास किडनी के
प्रोग्रेस को रोकने के लिए कुछ नई औषधियां आई हैं जो कि पहले नहीं थी। जी सर। डायबिटीज के प्रोग्रेस को रोकने के लिए कुछ नई औषधियां आई हैं। हार्ट फेलियर को रोकने के लिए तो हम काफी सारी नई दवाएं आई हैं। तो आप जहां पर खड़े हैं, आपकी किडनी गड़बड़, तो कम से कम दवा लेकर उसको कंट्रोल तो रखिए, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जी ये सर। छोटे छोटे प्रयास, जिस स्थिति में भी आप हैं, आप उस पर अगर अपना काम करेंगे तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा करेंगे। जी सर से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं मार्केट में जिनके इस्तेमाल से हम अपने बीमारियों को ईजिली संभाल सकते हैं। बस ये कि दवा गर्म नहीं होती, ये मान के चलिए। दवा से आपके लिवर, किडनी, हार्ट खराब नहीं होंगे, ये मेरा पक्का मानना है और ये सच भी है। जी जी जी। क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हम एलोपैथिक के हैं और फलानी पैथी के, नहीं, हम किसी पैथी के विरोध में नहीं है। लेकिन अगर एक चीज का फायदा है तो उठाइए ना। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास किडनी की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी दवाएं जिससे किडनी प्रोटेक्ट होती है और हम लोग होने से पहले ही दे देते हैं, तो क्यों नहीं ना किडनी का फायदा उठाइए, किडनी बीमारी से बचने का फायदा उठाइए, लिवर को अच्छा करने का फायदा उठाइए। तो हमारे ख्याल से दवाएं मत छोड़िए। और प्रॉब्लम की शुरुआत में ही विशेषज्ञ से मिले, दवाइयाँ लें और अपने हर बीमारी को कंट्रोल करें। और नापना तो आप खुद भी कर सकते हैं ना घर में। जी हाँ। सबसे खराब काम होता है दो चीजें पूरी मेडिसिन में। वो एक होता है कि डॉक्टर के पास जाना, और दूसरा, हर दूसरे आदमी को लगता है यार दवा, बिना बात की दवा खा रहे हैं। तो हम कई बार, मेरे पास आते हैं लोग के साथ बिना बात, तो हम कहते हैं छोड़ दो दवा, जी जी आप जी। छोड़ दीजिए। फिर वो हंसने लगते हैं हम्म। कि छोड़ने का क्या, तो हमने कहा छोड़ दीजिए, आपको इतना कष्ट कोई दे रहा है ना, आपकी पत्नी तो आपको इतना बुरा बोल रही है, पति आपको बुरा बोल रहा है, तो आप अलग हो जाओ, साथ रहने से क्या फायदा। तो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब छोड़ेंगे नहीं, आप कम कर दो। तो मैं कहता हूँ कि जो जरूरी है उतना जरूर लो। क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल बैठते हैं कि अभी हम लोग कपड़े पहने ठीक ठाक, अब आप इमेजिन कीजिए आप नाइटी पहन के इंटरव्यू ले रही हैं, अब आप इमेजिन दोस्तों कीजिए कि मैं अंगोछा पहन के, तौलिया पहन के इंटरव्यू दे रहा हूं, कैसा लगूंगा। तो जितनी दवाएं जरूरी हैं, अगर उतनी नहीं लेंगे, कुछ हम लोग प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे ये देखा गया है कि हमारे देश में लगभग 50% से ज्यादा आबादी इसमें विटामिन डी की कमी है, तो आप फिट रहेंगे, और फिट रहने से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। 4 की जगह 8 दवा खा लीजिए, चलने दीजिए, क्योंकि इस दुनिया का एक मोटा सा नियम है हम सबके लिए कि गिरे आदमी की यहाँ कीमत नहीं है। जी बिल्कुल सही अगर कहा आप सर गिर आपने। गए तो गए, कोई भी हो, चाहे जो हो, आप अमीर गरीब छोटा मोटा कोई भी। जी हाँ, जब तक आप स्वस्थ हैं, आप खड़े हैं, तब तक ही दुनिया आपके साथ चलती है। जैसे ही आप गिर जाते हैं, आपको कोई भी नहीं पूछता है। और बिल्कुल सही जानकारी दी सर ने हमें कि मेडिसिन लीजिए और स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और हमेशा ही खड़े रहिए। डॉक्टर ऋषि, अभी हमने बहुत सारी बातें की किडनी के बारे में, उससे संबंधित बीमारियों के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में, हार्ट डिजीज़ के बारे में, उनके मेडिसिन के बारे में। पर मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से ये केसेस, डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं? बड़ा सामयिक सवाल है। उसकी वजह जो मेरे को लग रहा है कि हम सब लोग हों, और हम सब लोग पूरा समाज है इसमें। क्योंकि लोगों को, अभी हमने कहा दवा खाते रहिएगा, अब दवा खाने के बाद जो अगला स्टेप होता है ना, आपको दवा खाने के बाद देखना होता है कि आपके सारे पैरामीटर्स नियंत्रण में है कि नहीं तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो वो नेक्स्ट स्टेप को पकड़ने से हम लोग चूक जाते हैं। आपने ब्लड प्रेशर की दवा ले ली, अब खाते जाने का हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अब हमने वही नारे को फिर से दोहराने कि नापो तो जानो, अब नापोगे ही नहीं तो जानोगे क्या। जी। अच्छा, ये जितनी भी मेटाबॉलिक इलनेसेस हैं, हम इनके बारे में फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ी दुष्ट इलनेसेस होती है। जी जी जी। इन द सेंस कि आप जब तक इनको नहीं पकड़ोगे तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और नॉर्मली हम लोग इलाज कब करते हैं बताइए आप? एक छोटा सा सवाल है, नॉर्मली हम लोग कब इलाज करते हैं? हम तब करते हैं जब हमें कोई दिक्कत होती है। जी हाँ बिल्कुल। भाई हमारा सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, डायरिया, सबसे कॉमन होता है डायरिया, पेट दर्द होना। और उसका जब बड़े लोग होते हैं सांस फूलती है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। आपका एलडीएल 200, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ब्लड प्रेशर 160 है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका शुगर 220 340 है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप नापिए, क्योंकि ये पैरामीटर को समय रहते जब आप पकड़ लेंगे तो इनके प्रोग्रेशन को रोक पाएंगे। और ये बड़े सटीक प्रमाण हमारे पास है, एविडेंसेस हैं, हमारे तमाम पेपर्स हैं, हम लोग इतने वर्षों का अनुभव भी है कि आप नापिए, और अगर नापने पे गड़बड़ आ रहा है तो अपनी दवाइयों को रिवाइज करा लीजिए। वो आप रिवाइज नहीं कर सकते। यहाँ तक तो आप कर सकते कि रिवाइज काम एक्सपर्ट्स का है, बिल्कुल। एक्सपर्ट पर छोड़ दिए, लेकिन इतना तो काम आप कर सकते हैं। और जितने भी लोग अगर नापते रहेंगे, अगर आप शुगर रेगुलर नाप रहे हैं
और बढ़ रही तो आप तुरंत कहेंगे यार मेरा खाना गड़बड़ है, मेरा जी। वॉक नहीं हो रहा, तो आप कंट्रोल अपने आप भी कर लेंगे। सर तो ब्लड क्या आपको प्रेशर लगता अगर ज़्यादा है, कि एक मिनट, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो आप कहेंगे यार नहीं यार नमक ज़्यादा हो रहा है, मेरी गड़बड़ हो रही है, तो ख्याल रख लेंगे अपना। जी सर। सर क्या आपको लगता है कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का असर जो है वो हमारे हार्ट और हमारे किडनी पर भी असर करता है? पूरी तरह से करता है। हमने समझाया ये सब जो है भाई बहन है आपस में, चाहे हमारा वेट हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर हो, ये सब है। और इसके पहले वाला जो सवाल एक आपने किया था ना, मन, जी। और फिर हमारा मन खराब होने लगता है कि यार हम तो जा रहे हैं, वे लगता है हिम्मत नहीं हारनी है। और हम लोग जहाँ भी खड़े हैं, आप ये सोचिए क्या मैं अच्छा हो सकता हूँ? और मैंने बड़े डिटोरेटेड लोगों को देखा है कि मन से जो अच्छे हुए, उन्होंने अपना जीवन और जीवन की क्वालिटी को दोनों को। डॉक्टर ऋषि, अभी थोड़ी देर पहले हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। तो आप हमें बताएं कि प्रेम क्या है और प्रेम की क्या विशेषता है हमारे मेंटल हेल्थ में? प्रेम अगर वैज्ञानिक भाषा में हम बात करें तो कुछ न्यूरो एंडोक्रीन सिस्टम का है, हमारे हार्मोन का इंटरप्ले, जो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, तो कुछ कुछ करता है और फिर वो कुछ कुछ होता है जो तमाम सारी पिक्चरों में दिखाया जाता है, चाहे वो कभी कभी हो, चाहे कुछ कुछ होता है। और हमारे ख्याल से अगर आप पिक्चरें देखें तो शायद 70% पिक्चर तो प्रेम आधारित ही होती है। बिल्कुल अब सर। प्रेम के 2-3 आयाम होते हैं। एक तो उसका फिजिकल आयाम होता है, दूसरा नॉन फिजिकल आयाम है, और एक तीसरा आयाम बहुत बड़ा होता है जिसको हम स्पिरिचुअल आयाम बोलते हैं, आध्यात्मिक। जी सर। तो फिजिकल आयाम क्या होता है कि जब हमारे हार्मोन्स होती हैं, स्वाभाविक है, जैसे पेड़ बड़े होते हैं तो उन पे फूल निकलते हैं, उन पे फल आते हैं, फिर वो बीज बनते हैं। तो ये कुछ हार्मोन जो है जो हमको प्रेरित करते हैं, लेडीज और जेंट्स, गर्ल एंड बॉयज को साथ जोड़ने के लिए, और फिर उनमें आपस में रिलेशन के लिए वो लोग करते हैं। तो ये बड़ा स्वाभाविक आयाम है। लेकिन अगर डायबिटीज को करें तो ये देखा गया है कि करीब 50% लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है, फिर उनको लगता है मैं कर नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, एक तो ये कि शुगर पे कंट्रोल रखिए। जी सर। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं जो होती हैं उनमें भी इस तरह की संभावना होती है, तो अपने डॉक्टर से बात करके कीजिए। और सबसे जरूरी चीज जो हम लगातार इस सीरीज में बात करते आ रहे हैं कि आप लोग जो है फिजिकली फिट रहिए। ये देखा गया जितने लोग फिट रहते हैं, मेल एंड फीमेल, तो फीमेल को भी आनंद आता है और मेल भी सक्षम होते हैं। तो एक आयाम तो ये हो गया। दूसरा आयाम होता है जब आप किसी बच्चे को देख के मुस्कुराते हैं, अपने पति को देख के आप खुश होते हैं, अपनी पत्नी को देख के खुश होते हैं, अपने माता पिता को देख के खुश होते हैं, तो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं शरीर में, और जो वो निकलते हैं तो आपको बड़ा सुख देते हैं और लगता है आपको कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और एक तीसरा आयाम प्रेम का होता है, जब आपको लगता है पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, बस खाली प्रेम ही है। उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं निष्काम प्रेम या स्पिरिचुअल प्रेम। उसका एक रास्ता हम कहते हैं कि those who are not doing meditation they should do it and they should feel the taste। और मेडिटेशन के बारे में एक लाइन हम इसलिए बोलेंगे जिससे हमको जीवन के तमाम आयामों के टेस्ट का पता है, हमको खाने के टेस्ट का पता है, हमें गर्मी की गर्म का पता है, हमें अच्छे म्यूजिक का पता है, हमें सेक्स का पता है कैसे होता है, लेकिन हमें मेडिटेशन का तो स्वाद ही नहीं लिया ना। तो दोस्तों एक बार इसका भी स्वाद लो। और जब भी आपको सेक्स की प्रॉब्लम हो, आप शर्माए नहीं, अपने डॉक्टर से जरूर कहें। और इसमें एक बात हम और बोलेंगे, हमारी जितनी लेडीज हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, क्योंकि प्रॉब्लम समा कई बार उनको होता कुछ होता ही नहीं है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कहें तो कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे उनकी बड़ी मदद की जा सकती है। और हमारा काम क्या है कि आपके जीवन को अच्छा चलाना। और जीवन अगर आप संपूर्ण सुख में लेंगे, हमारे लॉर्ड कृष्णा कहेंगे 16 कलाओं का जीवन है, तो अगर 16 कलाओं में जीवन चलेगा तो ये सर्वाधिक सुखमय रहेगा। आज के बात करने का पर्पस भी यही है कि आप सब लोग सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, और सुख सर्वत्र व्याप्त हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हम अपनी हर छोटी-छोटी बातें, हर छोटी-छोटी परेशानियाँ डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि वो छोटी-सी बात कहीं न कहीं हमारे लिए आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाए, उससे पहले हम उसका सॉल्यूशन निकालें अपने डॉक्टर से बातचीत करके।
डॉक्टर ने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया। आजकल डिक्टेटेड मेडिटेशन भी चल रहे हैं। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं तो डिक्टेशन के माध्यम से भी आपको मेडिटेट कराया जाता है और आप पॉजिटिव एनर्जीज गेन कर सकते हैं। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाकर उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ख्याल से जीवन में हम सबको प्रेम डालना चाहिए, और ये केवल स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है। प्रेम तो बड़ा बड़ा मीठा शब्द है ना। बिल्कुल सर। मिठाई नाम से ही आपके सबके मन में अच्छा लगने लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जानवरों को आप कोई कड़वी चीज रख दो और मीठा फल डाल दो तो मीठा खा लेंगे। हाँ, तो ये इतनी मीठी चीज है, तो इसको बांटिए ना। बिल्कुल। अपने दोस्तों को प्यार कीजिए, अपने आसपास के लोगों को प्यार कीजिए, पड़ोसी और पड़ोसन को छोड़ दीजिएगा और प्रेम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मतलब जो मेरे को लगता है। और वो जब आप सच में किसी को प्यार करते हैं ना, एक बड़ी मीठी सी बात आपको बोलें, अगर सच में किसी को प्यार करते हैं तो उस तक पहुंच जाता है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका दोस्त हो, आपके माता पिता हो, कोई एक अनजान व्यक्ति भी हो, अगर उसको प्यार से आप बात करने 10 मिनट, तो ही और शी कैन फील योर लव। एंड दिस इज व्हाट लव इज। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, जो इतना मेरे को समझ में आया अपने बिल्कुल 30 साल बिल्कुल। के करियर में। प्यार छुपाए नहीं छुपता है, प्यार पता ही चल जाता है और ऑब्वियसली आप किसी से भी प्रेम करेंगे तो उस तक आपका प्रेम ज़रूर पहुंचेगा। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि प्रेम का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो मैं डॉक्टर ऋषि से पूछना चाहूँगी कि खाने पीने का, हमारे खान पान का, हमारे डाइट का, हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है और हमारे डायबिटिक और किडनी पर भी आप हमें बताएं कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता हमारे है। ख्याल से प्रेम और पेट की पहले बात करें। एक्चुअली जो प्रेम होता है ना, प्रेम अगर दो ऑपोजिट जेंडर्स के बीच में, आजकल तो सेम जेंडर में भी लेस्बियन और गे वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन ऑपोजिट जेंडर्स के बीच में जो प्रेम होता है, फिर आप एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हो, फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद वो प्रेम डाउन रेगुलेट हो जाता है। एक लाइन हम हमेशा बनाते हैं, एक पुरानी गज़ल आपने सुनी होगी, जिनिया जिसे कहते हैं कागज़ का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और रह जाए तो सोना है। तो हमने इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि होता क्या है कि कोई चीज़ मिल गई तो मिट्टी बना लेते हैं। उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। जब आपकी शादी हो गई तो मिट्टी हो गई, मिल जाए तो मिट्टी। हम कहते हैं प्रेम जो है, चाहे जहाँ से मिले, पत्नी से मिले, पति से मिले, दोस्त से मिल जाए तो सोना है, तो सोने को सहेज के रखिए ताउम्र। और होता क्या है कि थोड़े दिनों के बाद फिर जब आप शादी के बंधन में हो जाते हैं तो डे टू डे की चीज़ें आ जाती हैं कि आप रह कैसे रहे हैं, आप खा कैसे रहे हैं। फिर अच्छा खाना सबको अट्रैक्ट करता है जी। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको बनाना बड़ा अच्छा लगता है। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल खाने के बारे में बताएं। मेरी पत्नी खाने का बड़ा ख्याल रखती है और हम कुछ बोल देते तो खाना वो तुरंत अगले दिन आ जाता है। तो अब हम लोग बड़ा सोच के करते हैं, यार ये खाना मन में आया, मैं नहीं बोलूँगा, नहीं खाऊंगा, कि आज मेरा जैसे मालपुआ खाने का मन है, तो का अगले दिन आ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, खाना मैं सोच के खाऊंगा। तो ये कि पेट का रास्ता और प्रेम का रास्ता और दिल का रास्ता एक ही है। तो पहले भी जो हम बोल चुके हैं, अच्छा खाना खाइए, सब खाइए, लेकिन एक लाइन हम बोलते हैं डर के खाइए, और दूसरी लाइन हमने कही है पहले कि सोच के खाइए, कि अच्छे भोजन से तो मन भी अच्छा होगा, लेकिन क्या खा रहा है सोचना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक दिल से तो आप प्रेम करते हैं और खाने पेट तक जाते हैं, और वही दिल आपको दिल की बीमारी तो ले आता, तो ये दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल है। जी जी जी। लव एंड योर टमी, टमी एंड योर हार्ट इलनेस, सो इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल थिंग। तो दूसरे डायरेक्शन से क्या हम बच सकते हैं? बिल्कुल सर। प्रेम से मत बचिए, प्रेम में इंडल्ज होइए, खूब प्रेम कीजिए सोच समझ के दोस्तों, लेकिन जो पेट वाला रास्ता है वो होश में रहिए। एक जीवन जीने का बड़ा अच्छा तरीका है कि जो भी आप जियो होश में रहे। होश में रहकर जियो। अगर आप होश में हैं तो जीवन का आनंद है। डॉक्टर ऋषि, आप हमें बताएं कि ये जो डायबिटीज़ है, इसका क्या हम जो महिलाएं डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा खतरा करते हैं? थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेडीज़ में देखा गया है, वो हमेशा से ज़्यादा रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी देखी थी, पोस्ट मेनोपॉजल, जिन लेडीज़ का मेनोपॉज हो जाता है तो वो लगभग मेल्स के बराबर आ जाती हैं। जो प्री मेनोपॉजल लेडीज़ हैं, यंग लेडीज़ हैं, हमारी 35-40 साल की जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं, उनमें हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन ये कि एक बड़ी अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं, अब परिवार छोटे हो गए हैं। अब मतलब 6 बच्चे कितने लोग के होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो पहले जब बच्चे ज़्यादा होते थे तो हम लोग
ध्यान रख ही नहीं पाते, तो बेचारी सुबह से शाम तक हमारी लेडीज़ घर में रहती। अब पूरे परिवार का ध्यान रखा जाता है। और दूसरी यंग जनरेशन्स को, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी जनरेशन अच्छी है, मेरे को लगता है आपकी जनरेशन अच्छी और आपसे छोटे भी अच्छे। आप लोगों में बड़ी मीठी बात हम देख रहे हैं, जितने भी मेरे यंग लोग हैं अपने माता पिता का बड़ा ख्याल रखते हैं, उसकी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो सारे लोगों से मैं कहूँगा कि सारे लोगों से कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जितनी मेरी लेडीज़ देख रही हैं, माता बहनें देख रही हैं, उससे मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो आपका मेरा सब चल जाता है, ऐसा नहीं है। आप भी वैसे इंसान है जैसे बाकी सब, आपकी आर्टरीज भी वैसे ही है हार्ट प्रॉब्लम के लिए जैसे बाकी सब की। तो अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने वेट का ख्याल रखिए, अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए, अपनी किडनी का ख्याल रखिए और अंततः अपने दिमाग का ख्याल रखिए। क्योंकि जो मेन ड्राइविंग फोर्स मन है, मन को जहाँ तक हो सके आप अच्छा रख पाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप दिल से मत लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर घर की स्त्री खुश रहेगी तो घर का पूरा माहौल ही खुशगवार रहता है। डॉक्टर ऋषि, अभी हमने बहुत सारी बातें की, डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड, यथार्थ से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए। मैं जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में कहीं वर्क कर रहा है? हमारे ख्याल से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में रच बस गई है और बिना टेक्नोलॉजी के अब चीज़ें होना मुश्किल हो गई हैं। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं डायबिटीज़ में। अगर आप देखें कि ब्लड शुगर जो मॉनिटर करते हैं उसका ऐप आपने मोबाइल में कर दिया तो पूरा का आप लोग लिख नहीं पाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं नापते जाओ, एक सिस्टम में आकर के आ जाएगा। एक कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया है कि आपने एक कफ सिंपल बांध दिया और पूरा 24 घंटे का आपका ब्लड प्रेशर है, 10-10, 15-15 मिनट का ले लेगा। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, एक कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया। हम लोग एक चिप बस लगा देते हैं और वहाँ ब्लड शुगर हमको दिखने लगता है। कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन टेक्नोलॉजी को आप आत्मसात करें। डायग्नोसिस में इसका रोल आ गया है। अच्छा, आप गूगल में कुछ सवाल दे देते जवाब आ जाता है जी कि बिल्कुल। मेरा ये हो गया। तो गूगल बाबा को आप थोड़ा मानिए, उसको साइंटिफिक फैक्ट्स पर खरा उतारिए, लेकिन टेक्नोलॉजी को जहाँ ज़रूरत हो जीवन में ज़रूर उतारिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी से होता है क्या है कि आपने मान लीजिए कोई डाइट ली, अब आपने कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम किया तो आपको शुगर दिखने लगे, एक 9 बनने आ रहा। अगर आप हर दिन में 10 बार नापेंगे शुगर, टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा चीज़ समझिए। जैसे हम लोग कहते हैं दिन में आप लोग 6 या 7 बार शुगर नापो, हर खाने के पहले और 2 घंटे के बाद। लेकिन बीच में क्या हुआ शुगर का? अब हमने टेक्नोलॉजी एक छोटी सी चिप लगा ली, उसमें दिन भर में 96 बार शुगर आ जाता है और 2 हफ्ते तक लगातार। तो इतना ज़्यादा हमको पता चल जाता है, फिर आपको लगने लगता है यार ये तो मेरा जीवन ही बदल गया, हम तो लगभग नॉन डायबिटिक जैसे हो गए। तो टेक्नोलॉजी को अपनाइए, समझिए और सोच समझ के यूज़ कीजिए, ब्लाइंडली मत कीजिए। क्योंकि अगर बिना समझे आप यूज़ करेंगे, या आपके डॉक्टर भी कहेंगे आप बिना समझे यूज़ करें, तो आपको लगेगा आप पे थोपी जा रही। इसको समझिए, यूज़ कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम बड़े हैं काफ़ी आपसे, लेकिन टेक्नोलॉजी से भी जितनी मेरी यूज़ की टेक्नोलॉजी है मैं यूज़ करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन उसके फ़ायदे और नुकसान जानकर उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूर करें। डॉक्टर ऋषि, आपने हमें बहुत ही सारी जानकारियाँ दी। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो थैंक यू कार्डियो रेनल मेटाबॉलिक शो टीम, जिन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए व्यवस्था की और आज मेरी सुबह को बड़ा हसीन बना दिया, पूरी हेल्थ से भरपूर सुबह। जी जी सर। ये 2-3 छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए और एक नापो तो जानो, अपने वेट को नापो। अगर अनकंट्रोल है तो उसको चल के घटाइए, खाना कम करके घटाइए, तो वेट को जरूर नापिए। एक छोटी सी चीज़ है, हम लोग वेट देखते नहीं, जब तक पैंट और ब्लाउज और जीन्स से नापते हैं तब तक वो 2-4 kg बाहर निकल जाता। तो अपने वेट को जरूर नापो। और जितनी भी मेटाबॉलिक इलनेसेस है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटरिंग। तो हमेशा मॉनिटर कीजिए, कभी भी इसका विश्वास मत कीजिए कि मैं ठीक हूँ तो क्यों नापूँ। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो जी सर। 30 सेकंड की मैं बात करूँगा। सबसे ज़्यादा हम लोग जो बुद्धू बनाते हैं, हम सब बुद्धू बनाते हैं ना एक दूसरे को, जी सर। बनाया आपने? हम सब बनाते हैं, लेकिन एक छोटे से बुद्धू जो हम लोग बनते हैं स्वयं बनते हैं। कभी सोचा है कि हम खुद ही बुद्धू बनते हैं? बच्चा अपने वाले से पकड़ लेता है, देखा होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो बुद्धूपन का क्या है कि जैसे आपने किसी को नापने को कहा, तो किसी ने महीने 2 महीने 3 महीने अपना शुगर ब्लड प्रेशर आकर ठीक तो आ रहा है, फिर वो नापना छोड़ देता है
और जहाँ उसने नापा छोड़ा फिर तहाँ उसकी गड़बड़ हुई। अच्छा होता क्या है, जहाँ उसने 3 महीने नापा तो उसका दिमाग उससे कहता है यार ठीक तो है, तुम ठीक तो नाप रहे हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर सही है, तुम्हारा शुगर सही है, क्यों दिन नाप रहे हो, पागल हो क्या? दिमाग आपसे बोल रहा है आपका। जी सर। तो आपका नहीं 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 नहीं, मेरे डॉक्टर ने कहा था नापो, आपने फिर महीने 2 महीने नापा, अरे तुम बुद्धू हो क्या, आपका फिर नाप रहे हो, सब सही है, वो तो डॉक्टर तो कहते रहते हैं। मैंने कहा बात तो सही है। अब दिमाग ने आपको बुद्धू बना दिया, आपने नापना छोड़ दिया, थोड़े दिनों बाद आपका वेट 5 किलो बढ़ गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, शुगर 2-4 वैल्यू ज़्यादा थी और बढ़ गई, आपने मान लिया कि सही चल रहा है। तो इस पर कभी भी मत मानो। जो हमारा नारा है नापो तो जानो, दूसरा नारा है हमें छोड़ दे दवा ना छोड़ो, दवाइयाँ बिल्कुल मत छोड़िए। पूरे देश के लोगों चाहे जिस वर्ग के हो आप, दवा बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि दवा जीवन है। और तीसरी बात, जितनी भी दवाइयाँ आती हैं इनसे कोई भी लीवर किडनी हार्ट खराब नहीं होते, उल्टा सही है, अच्छे होते हो। और अंतिम बात, मन को अच्छा रखें, खूब सारा प्रेम करें अपने जीवन में, चाहे जो व्यक्ति हो, फूल पौधे पत्तियों तारों से लेकर के अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो दोस्तान, खूब प्रेम कीजिए। और मन को जितना अच्छा आप रख पाएंगे उतना अच्छा रखें। कीप शेयरिंग योर थॉट्स एंड ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज एंड ट्राई टू बी हैप्पी फॉर एवर। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। आई हैड अ वेरी नाइस टाइम, very nice evening, morning. Thank you so much for entire cardio-renal metabolic. थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस। डॉक्टर ऋषि, हमें उम्मीद है कि हमारे कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक टॉक शो के ज़रिए हमारे सभी दर्शकों को डायबिटीज़ से संबंधित अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और वो उनका पालन भी करेंगे। डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। Thank you. I enjoyed it and thank you for the opportunity. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर।